हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों हमें दो पार्ट पढ़ने होंगे। नंबर 1 क्वालिटेटिव एनालिसिस और नंबर 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें पढ़ना होगा कि एनोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना ग्राम बनेगा या कितना समय लेगा, या कैथोड पर जो बनेगा वो कितना ग्राम बनेगा, कितना समय लेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक पार्ट हमें पढ़ने होंगे इस पूरे टॉपिक में, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये दोनों किसके पोर्शन है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस के। क्लियर हो गया बात? इसी के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे फैराडे लॉ भी इसी से रिलेटेड होगा। लेकिन आज का जो मेरा पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। मींस कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। और जी हाँ, एक बात और फिर से आप समझ लीजिए कि पूरा जो 1 घंटे का लेक्चर होगा कंप्लीट थ्योरेटिकल है, तो आपको जो होगा बहुत मजा भी आने वाला है, बहुत लॉजिकली चीज आपको सोचने के लिए मिलेगा। तो इत्मीनान से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? आज बहुत ही खूबसूरत सा सुबह में बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है आपके लिए। हमारे और आपका चैनल पीके सिंह में फिर से एक बार स्वागत कर लेते हैं बहुत बहुत आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? तो जो केटायन और एनायन में टूट जाए हम उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड खासकर, वो सभी के सभी क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट हैं। जितने भी हमारे सॉल्ट हैं वो सभी के सभी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हैं। और अगर इलेक्ट्रोलाइट को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है तो जो आप 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हुए हैं वहां पे फर्स्ट और सेकंड क्लास देखिएगा, पहला दूसरा क्लास, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया पूरे डिटेल्स में। फिलहाल तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास किए तो अपने केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया, उसी घटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो लिख लेंगे द केमिकल डिकम्पोजिशन of an electrolyte bypassing electricity through its solution is called इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हो गया बात? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, वो केटायन और एनायन में टूट जाएगा, इसी घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे यहां से लिखेंगे द इलेक्ट्रोलिसिस occurs in device is called electrolytic cell। यानी कि जिस डिवाइस में, जिस मशीन में इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होगा उस डिवाइस का नेम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नोट करेंगे इसको। चलिए हो गया, इतना नोट कर लिया होंगे। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो आपको लिख सकते हैं कि ये तो कंप्लीट हो गया कि जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्टेड इन ए नॉन कंडक्टर टैंक। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का सेटअप डाला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस सेल नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो सेटअप डाला जाता है
वो एक नॉन कंडक्टर डब्बे में, एक नॉन कंडक्टर कंटेनर में डाला जाता है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद यहां से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें होता क्या है, तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट होगा हमारे लिए कि इन ए टैंक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, in a tank an electrolytic solution is present where two rod का मतलब यहां पे इलेक्ट्रोड्स है, two rods are immersed into solution। सबसे पहले क्या लिया गया, एक नॉन कंडक्टर टैंक लिया गया, उस टैंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला गया और उस सॉल्यूशन के अंदर 2 रॉड डाला गया। ठीक है, यानी कि यहां पर एक ही टैंक के अंदर 2 रॉड है बच्चों। और इसके पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था उसमें 2 हम कंपार्टमेंट लेते थे, 2 टैंक लेते थे, एक में एनोड को रखते थे, दूसरे में कैथोड को रखते थे। लेकिन यहां पे एक ही टैंक में दोनों रॉड को रखा गया है। क्लियर हुआ बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इनटू सॉल्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट यहां से एनोड इज कनेक्टेड with positive terminal and cathode is connected with negative terminal of battery। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था बच्चों, जिसके पहले जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते थे या वोलेटिक सेल कहते थे, वो हमें एनर्जी देता था, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता था। लेकिन ये सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यानी कि हमें बाहर से देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बाहर से एनर्जी देने के लिए इसका जो एनोड होगा उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसका जो कैथोड होगा उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। क्लियर हो गया बात? यानी कि अब यहां पे अगर हम आपसे कहें कि एनोड क्या होगा, तो इट मींस दैट जो यहां पे एनोड होगा वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और जो यहां पे कैथोड होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड निगेटिव था, यहां एनोड पॉजिटिव है। वहां पे कैथोड क्या था, पॉजिटिव, यहां पे कैथोड क्या है, निगेटिव, जस्ट उसके क्या है, अपोजिट है। अच्छा, तो अगर एनोड यहां पॉजिटिव है तो क्या यहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या रिडक्शन होगा? नहीं, ये चेंज नहीं होगा, यहां भी ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा। कहने का मीनिंग ये है मेरा कि सिर्फ साइन बदला है, रिएक्शन नहीं बदला है। एनोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल में भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक में भी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल में भी रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक में भी रिडक्शन, बट साइन चेंज हो गया बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड निगेटिव था, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में कैथोड मेरा पॉजिटिव था, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड मेरा निगेटिव हो गया। ठीक है, इसको नोट करेंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता था, हम उसके ऊपर वर्क करते थे कि वो हमारे ऊपर वर्क करता था? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे ऊपर वर्क करता था, यानी कि वहां पे वर्क डन बाय द सेल था। जबकि यहां पर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सेल होगा, यानी कि हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा है सेल के ऊपर, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं सेल को। ठीक है, यानी कि हम वर्क किए किसके ऊपर, सेल के ऊपर। और इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था बच्चों कि सेल हमको एनर्जी दे रहा था, यानी कि सेल हमारे ऊपर वर्क कर रहा था। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि वर्क डन बाय द सेल होगा कि वर्क डन ऑन द सेल होगा, तो वर्क डन ऑन द सेल होगा। ठीक है, दूसरा चीज, अगर वर्क डन ऑन द सेल है तो
तो यहाँ पे जो आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है यानी कि डेल्टा जी वो ग्रेटर देन 0 होगा। और जब वर्क डन बाय द सेल था तो वहां पर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 और वहां पे सेल पोटेंशियल पॉजिटिव था, जबकि यहां पर सेल पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो ये इतना सारा बेसिक डिफरेंस है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया नोट हो गया होगा। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो सबसे पहले बच्चों हमें एक टैंक का जरूरत है। तो हमने ले लिया एक टैंक। जो टैंक क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टर टैंक होना चाहिए। नॉन कंडक्टर मतलब इसको टच करने पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगे, नहीं तो इसको टच किया तो देखता है ना पूरा बाल जो होगा खराब हो जाता है, देखा है ना, एड वगैरह में देते रहता है। चलो तो एक टैंक लिया, इस टैंक के अंदर हमने 2 रॉड डाला। इस टैंक के अंदर हमने 2 रॉड डाला, ठीक है। अब इसमें से एक रॉड जो होगा एनोड होगा और दूसरा रॉड कैथोड होगा। लेफ्ट वाला का कन्वेंशन है एनोड मानना, राइट वाला का कन्वेंशन है कैथोड मानना। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए जो होगा एनोड है और राइट वाला जो होगा मेरे लिए बच्चों कैथोड है। अच्छा, इसके अंदर जो होगा कुछ क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर टैंक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। चलिए तो ये हमारे लिए जो होगा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या ये हमें करंट दे रहा है कि हम इसको करंट दे रहे हैं, तो हम इसको करंट दे रहे हैं, हमारे द्वारा इसको करंट मिल रहा है, यानी हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। तो वर्क कर रहे हैं तो इसको किसी बैटरी से जोड़ दो। तो जो एनोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो कैथोड है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। एनोड यहां पर जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है मतलब कि पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव से जुड़ रहा है यानी कि निगेटिव है। लेकिन किंतु परंतु नहीं बदल रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा यहां भी और कैथोड पर रिडक्शन ही होगा यहां भी। चलिए इसमें चेंज नहीं हुआ। एक बात और कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा या जब मोल्टेन में जाएगा तो केटायन और एनायन में टूटेगा, क्योंकि सॉलिड में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे कि प्योर अगर NaCl है, ड्राई NaCl है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? जी नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें चार्ज फ्री चाहिए या आयन फ्री चाहिए। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास ये आयरन का रॉड है, तो आयरन का रॉड सॉलिड होते हुए भी करंट को कंडक्ट करता है। रीजन है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए करंट सॉलिड स्टेट में वो फ्लो कराता है, कंडक्ट करता है। लेकिन NaCl जो होगा ये हमारा एक सॉलिड है, ये हमारा एक सॉलिड है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ये आयरन का रॉड है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये करंट पास करेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। लेकिन NaCl जो होगा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर फ्री चार्ज लाना पड़ेगा। फ्री चार्ज का मतलब फ्री आयंस लाना पड़ेगा। तो फ्री आयंस कब आएगा? जब ये Na+ में टूटेगा, जब ये Cl- में। और Na+ और Cl- में तोड़ने के लिए 2 ही ऑप्शन है कि या तो ये मोल्टेन होना चाहिए या तो वाटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा या तो मोल्टेन होगा या एक्वस सॉल्यूशन होगा, यानी इस टैंक के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे वो या तो मोल्टेन होना चाहिए यानी कि पिघला होना चाहिए या आपका वाटर में डूबा होना चाहिए, तो ही जाकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर हो गया बात? हाँ, दूसरी बात, जब ये टूट जाएगा, क्योंकि ये मानकर चल रहा है कि मोल्टेन है नहीं तो एक्वस है, तो ये टूटेगा किसमें? केटायन और एनायन में। इसमें टूटेगा केटायन और एनायन में। केटायन का मतलब मान लेते हैं कि C+, एनायन का मतलब मान लेते हैं A-। केटायन यानी प्लस वाला, एनायन यानी माइनस वाला, ये भी बताना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, केटायन यानी कि पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है, तो ये केटायन कहां जाकर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा? कैथोड पे। और एनायन जाकर कहां डिपोजिट शुरू हो जाएगा? एनोड पे।
ठीक है। तो इस सॉल्यूशन से जितने भी केटायन है वो एक जगह सेपरेट हो गए और जितने भी एनायन है वो एक जगह सेपरेट हो गए। अब यहीं पे हमको क्वांटिटेटिव नहीं, पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझो। क्वालिटेटिव का मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक केटायन है, सॉरी एक केटायन और एक एनायन है, तो कंफर्म है कि एक ही केटायन है तो ये जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, एक ही एनायन है तो ये जाएगा कहाँ पे, एनोड पे। लेकिन मान लो कि इसके अंदर 3 केटायन होता और 3 एनायन होता, मान लो 3 केटायन होता 3 एनायन होता, तो डिसाइड करना डिफिकल्ट होगा कि कौन सा केटायन तीनों में से जाएगा कैथोड पे और उस तीनों में से कौन सा एनायन जाएगा एनोड पे। इसी को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर हो गया बात। जैसे मान लो कि इस सॉल्यूशन के अंदर 3 तरह के एनायन हैं, जैसे मान लो कि Cl- है, Br- है, OH- है, ठीक है जी। इस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों 3 तरह के एनायन हैं, Cl-, Br-, OH-। अब ये सभी के सभी नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव यानी कि एनोड पर जाना चाहेंगे, तो क्या एनोड इस तीनों के अपने ऊपर आने देगा? नहीं, इस तीनों में से कोई एक ही जाएगा। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है। अच्छा, उसी तरह से मान लो कि इस सॉल्यूशन के अंदर 3 तरह के केटायन हैं, मान लो कि H+ है, Na+ है, Cu2+। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर 3 तरह के केटायन है। अब ये तीनों के तीनों अप्रोच करना चाहेगा किसको? कैथोड को, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है तो कहां जाएगा? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पर क्या है? नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सभी केटायन कहां जाना चाहेंगे? कैथोड पर। क्या ये तीनों जाएंगे कैथोड पर? ये तीनों में से कोई एक जाएगा। तो इस तीनों में से कोई एक जाएगा, कौन सा जाएगा ये हम डिसाइड कर लिए, तो उसी को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर हो गया बात। फिलहाल जो होगा, आप जो होंगे इस डायग्राम को बनाएं, ठीक है, आप इस डायग्राम को बनाएं जल्दी से पहले, फिर यहां से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने फिगर बना लिया होगा, तो ये समझ गए कि कौन कहां जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात और बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तब आप लिख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैन यू राइट दिस? चलिए, तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है? केमिकल एनर्जी चेंजेज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेज इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन बाय द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक में वर्क डन ऑन द सेल। सेकंड पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल पोटेंशियल ग्रेटर देन 0, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेल पोटेंशियल लेस देन 0। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 सेपरेट कंपार्टमेंट में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही कंपार्टमेंट में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में अपोजिट हो जाएगा। एनोड क्या होगा? पॉजिटिव, कैथोड क्या होगा? निगेटिव। लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज भी है। सिमिलरिटीज क्या है बच्चों? कि एनोड पे यहां भी ऑक्सीडेशन, वहां भी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे यहां भी रिडक्शन, वहां भी रिडक्शन। क्लियर हो गया बात। नेट रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल में जैसे लिखते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक में भी वैसे ही लिखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेट रिएक्शन कैसे लिखते थे? तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड कर देते थे, वही मेरा बन जाता था सेल रिएक्शन। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके ऐड करेंगे, जो मिलेगा वही मेरा नेट रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब यहां पे जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वालिटेटिव यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे कि वह कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिपेंड करेगा। तो यहां पे हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर इफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
वह कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। तो देखो सबसे पहला होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत देरी से डिसोसिएट होगा, प्रोडक्ट उसका कम बनेगा, धीरे बनेगा, लेट से बनेगा। चलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इस पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसके अनुसार जो होगा एनोड और कैथोड पे जो डिपॉजिट होगा यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो मेरा चेंज होते रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसके बाद एक और होता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग ये होगा कि ये कौन से मीडियम में है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। क्योंकि मीडियम जब चेंज होगा तो इसका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि NaCl का हमको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट लिखना है तो एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है कि न्यूट्रल मीडियम में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रोड यहां दो तरह का होगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। कौन कौन, इनर्ट या एक्टिव। अब अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो सेल के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो जो सेल के अंदर रिएक्शन होगा उसके साथ इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसको नोट करें जल्दी से और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाए कि इस इलेक्ट्रोड को लेकर बनाइए या उस इलेक्ट्रोड को लेकर बनाइए, तब तक आप इनर्ट इलेक्ट्रोड मानकर ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, हमें क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, कहा नहीं गया कि कौन सा इलेक्ट्रोड लीजिए, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रोड मानकर चलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड मींस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया बात। जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पहला कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इस क्वेश्चन में तो साफ साफ कह दिया हमको कि NaCl जो मोल्टेन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताइए, यानी एनोड पर कौन जाकर बनेगा, कैथोड पर कौन जाकर बनेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा, किस इलेक्ट्रोड की यूज करके, प्लैटिनम। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन NaCl, ये वाला नहीं देता तो भी हम क्या मानकर चलते, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया बात। चलिए तो अब जरा यहां समझने का कोशिश करो, फिगर बार बार नहीं बनाएंगे, यहां पर एक बार बना देते हैं कि ये एनोड है और ये तुम्हारे लिए क्या है, कैथोड है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तुम्हारे लिए क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, ये पता है सब कुछ। ये हमारे लिए क्या है, एनोड, ये हमारे लिए क्या है, कैथोड। अब एनोड है तो ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, कैथोड यहाँ पर क्या है, निगेटिव। लेकिन यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। अब इस टैंक के अंदर जो तुमने सॉल्यूशन डाला है वो कौन सा है, मोल्टेन NaCl। जब हम मोल्टेन NaCl कहते हैं इसका मीनिंग हुआ कि इसके अंदर सिर्फ NaCl है, पिघला हुआ।
अगर हम मोल्टेन मान लेते हैं कि CuSO4 कहते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CuSO4 है। लेकिन अगर हम कहते हैं एक्वस NaCl, इसका मतलब NaCl भी है, वाटर भी है। अगर हम कहते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट, तो इसके अंदर वाटर भी है, कॉपर सल्फेट भी है। हम कहते हैं एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, तो वाटर भी है और AgNO3 भी है। क्लियर हुआ? लेकिन फिलहाल यहाँ पे साफ साफ कहा गया मोल्टेन NaCl, जिसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, NaCl है। तो जी जब सिर्फ और सिर्फ NaCl है तो टूटेगा, NaCl टूटेगा मोल्टेन है तो, और क्या मिलेगा हमें, Na++Cl-। तो इसके अंदर दो ही चीज है, एक है Na+, दूसरा है Cl-। अब तुम खुद डिसाइड करो कि Na+ कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा कि कैथोड पे? तो Na+ जाएगा कैथोड पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड यानी कि निगेटिव पर जाना चाहेगा। Cl- निगेटिव है तो ये कहां जाना चाहेगा, पॉजिटिव यानी कि एनोड पर जाना चाहेगा। यानी कि यहाँ Na+ जाकर यहां जमा हो जाएगा, Cl- जाकर यहां जमा हो जाएगा। क्या यहां पर इस दोनों को छोड़कर कोई अदर केटायन या एनायन है? तो कोई अदर केटायन नहीं है, यहां पर सर्वोपरि यही है। कैथोड पर जाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है Na+, तो वही जाएगा। एनोड पर जाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है Cl-, तो वही जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लिखें एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। कौन जा रहा है एनोड पे, Cl-, तो Cl- से जाएगा Cl पे, लेकिन Cl एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। जब भी तुम्हें दिखाई दे Cl- तो एक्चुअल में जाएगा Cl2, Br- तो ये जाएगा Br2, I- तो ये जाएगा I2। बात समझ रहे हो? F- तो ये जाएगा कहां पे, F2 पे। इसको ध्यान रखना। तो ठीक Cl- से Cl एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या एग्जिस्ट करता है, Cl2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीडेशन हो रहा था। देखो -1 से 0 गया, एक इलेक्ट्रॉन एक के लिए, तो 2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एड एनोड ये हो गया। अब हमसे किसी ने कहा कि कैथोड पे बताओ, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, Na+ है, तो Na+ से कहां जाएगा, ये Na पे जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो ऑक्सीडेशन हुआ, ये देखो रिडक्शन हुआ, दोनों को जोड़ देगा तो नेट रिएक्शन होगा। लेकिन जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना जरूरी होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इक्वल नहीं है, इक्वल करो। इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो। इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, ऐड कर दो। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 2Cl- + 2Na+, इधर मिलेगा Cl2 + 2Na। तो ये हो गया तुम्हारे लिए नेट रिएक्शन, ये हो गया नेट रिएक्शन। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ एनोड क्या है, एनोड पर क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एनोड हो गया Cl2, क्योंकि एनोड पर Cl- से क्या जाकर बन जा रहा है, Cl2। हमसे कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, तो प्रोडक्ट ऑफ कैथोड क्या होगा बच्चों, जल्दी से देखो। Na+ से कहा जा रहा है, Na, तो Na+ पहले था, लेकिन कैथोड पर गया तो क्या बन गया, Na। तो प्रोडक्ट ऑफ कैथोड क्या हो गया, Na। क्लियर हो गया? ये जल्दी से नोट करेंगे इसको, दूसरा एग्जांपल लेंगे। चलिए मिटाएं इसको, बहुत बढ़िया। आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें अब क्लियर होने लगेगा, धीरे धीरे, परेशान नहीं होना है। अब देखो मान लो कि दूसरा ले लिया, हमसे किसी ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ MgBr2, मोल्टेन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन MgBr2। आपको बच्चों इस बार इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट लिखना है किसका, MgBr2 का, जो मोल्टेन है। दूसरी बात कि यहां पर मेंशन नहीं किया है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है। हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, तो आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर चलेंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर जब देखें तो MgBr2 मोल्टेन है, और जब ये टूटेगा तो बनाएगा Mg2 + 2Br-, यानी कि अब इस टैंक के अंदर 2 तरह के सॉल्यूशन हैं। कौन कौन सॉल्यूशन है,
एक है Mg2 प्लस, दूसरा है Br माइनस। अब Mg2 प्लस जाना चाहेगा कहां पे, कैथोड पे, और Br माइनस जाना चाहेगा कहां पे, एनोड पे। क्या कैथोड पे और भी कोई जाने वाला है? नहीं, एक ही तो है, एक ही, समझ रहे हो ना? क्या बोलते हैं उसको, घर में एक ही बारिश होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक ही है दुलारा, आंख का तारा, जो भी होगा समझ लो, कह लो। नाव क्या बोलते हैं, पालन खेर, नाव खेर, समझ रहे हो? ठीक है। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही है केटायन जो कैथोड पर जा रहा है, और एक ही एनायन है जो एनोड पर जा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है कि कौन कैथोड पर जाएगा, कौन एनोड पर जाएगा। अगर इसके अंदर Mg+2 के अलावा कोई दूसरा केटायन होता तब मुश्किल होता कि कौन कैथोड पर जाएगा। अगर Br माइनस के अलावा भी कोई दूसरा एनायन होता तो मुश्किल होता कि एनोड पे कौन जाएगा। कुछ सोच रहा था, बताइए ना, जल्दी बताएंगे। पहले एक केटायन और एक एनायन वो तक क्लियर कर लो, इसके बाद वाला दूसरा देखेंगे। चलो ठीक है। तो अब यहां पर क्लियर हो गया एनोड पे कौन जा रहा है, तो एनोड पे जा रहा है Br माइनस। तो अभी हम तुमको सिखाए थे कि जब Br माइनस है तो ये Br नहीं, क्या बन जाएगा, Br2 बैलेंस पे ये 2 लगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन फर्स्ट, कैथोड पे, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए Mg2 प्लस से कहां जाएगा, Mg पे, लेकिन कब जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे 2 ही लूज किया, 2 ही गेन किया, दोनों बराबर है, ऐड कर दो, नेट रिएक्शन हो जाएगा। तो 2Br माइनस प्लस Mg2 प्लस Br2 प्लस Mg, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमसे ये पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड पर क्या मिला हमें, तो देखो एनोड पर क्या मिल रहा है, Br माइनस जाकर क्या मिल रहा है, Br2, तो एनोड पर मिल रहा है Br2। उसी तरह से प्रोडक्ट एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या मिल रहा है, देखो, तो Mg+2 से क्या मिल रहा है, Mg। ये हो गया मेरा आंसर। चलो क्लियर हो गया, नोट करो जल्दी से इसको, फटाफट हो गया। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन AlCl3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इस बार का दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करो। अगर हम कुछ नहीं करते कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, तो भी क्या लेकर चलेगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। चलो इसको जल्दी से खुद से डिसाइड करो। आई एम वेटिंग। बन गया, 1 2 3 बना। चलो ठीक है, चेक करें। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, AlCl3। AlCl3 अगर डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, जल्दी से सोच लो। तो इतना तो होशियार हो चुका है कि AlCl3 टूटेगा तो Al3 प्लस 3Cl माइनस बनाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के ही हैं, एक है Al+3 और दूसरा कौन है, Cl माइनस। अब जरा सोचो, पॉजिटिव है कैथोड पर जाएगा, निगेटिव है एनोड पर जाएगा। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो एनोड वाला रिएक्शन लिखो, एनोड पे यही जा रहा है, तो Cl माइनस से कहां पहुंचेगा, Cl2। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कैथोड पर ये Al+3 है, एल्युमिनियम को देखा है ना कि +3 से कहां जाता है, Al पे, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां पर इस दोनों को ऐड कर देने से नेट रिएक्शन बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। हेलो, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 3 एक्सेप्ट कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल है, नहीं। तो पहले इलेक्ट्रॉन शुड बी, मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इक्वल करो, कैसे इक्वल होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें किससे, 2 से। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 से यहाँ पे गया तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई है 6Cl माइनस, प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई है 2Al+3, इधर 3 से है 3Cl2, इधर 2 से है 2Al। दूसरा चीज की इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब फिर से वहीं पे पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ एनोड क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एनोड देखो, एनोड पे कौन जा रहा है, Cl माइनस से कहां जाकर मिल रहा है, Cl2, यानी कि एनोड पे Cl2 आपको मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ कैथोड क्या होगा, तो कैथोड पे कहां से कहां जा रहा है, जल्दी से चेक करो, तो Al+3 से Al, यानी कैथोड पर तुम्हें Al मिलेगा। तो ये था मोल्टेन स्टेट में। तो मोल्टेन स्टेट में अब किसी का भी लिखा जाएगा इस तरह से,
अब हम आने वाले हैं एक्वस स्टेट में। एक्वस स्टेट के बाद फिर हम जाएंगे जब हमारा इलेक्ट्रोड जो होगा एक्टिव होगा, क्योंकि अभी तक हम जितना एग्जाम्पल लिए हैं इन सभी में इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रोड बिल्कुल चुपचाप है, बिल्कुल चुपचाप, उसके आसपास क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्टिव जब इलेक्ट्रोड आएगा तो इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा, लेकिन वो थर्ड केस बनेगा। तो ये फर्स्ट केस क्लियर हुआ। सेकंड केस जल्दी से हम देखेंगे, पहले इसको नोट करके खत्म करो। चलिए बहुत बढ़िया, आपके सामने ये 2 लाइन लिखा गया है, पहले लिख लो। हाँ भाई लिख लो, अभी दिमाग नहीं लगाना है, जब कहेंगे तो दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। तो पहले इस 2 लाइन को नोट कर लो, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए नोट हो गया, नोट हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 हो गया, चलो ठीक है। अब यहां पे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ aqueous NaCl solution using platinum electrode। आपको इस बार इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन कौन सा? इस बार मोल्टेन नहीं है, इस बार कौन सा है? एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो ये टैंक हुआ, टैंक के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें से एक एनोड है और दूसरा क्या है? कैथोड। एनोड के बारे में जानकारी है कि पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड के बारे में जानकारी है निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब जब हम एक्वस कर दिए बच्चों, तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या सिर्फ NaCl है कि NaCl प्लस वाटर है? तो NaCl भी है और वाटर भी है। तो NaCl अगर टूटेगा तो बनाएगा क्या? Na प्लस Cl माइनस, और वाटर टूटेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस और OH माइनस। यानी कि इस बार फैसला आसान नहीं है कि कौन कैथोड पे जाएगा और कौन एनोड पे जाएगा, क्योंकि जब कैथोड पे जाने की बारी आई तो Na प्लस भी कहेगा कि हम भी कैथोड पे जाएंगे, और H प्लस कहेगा हम काहे पीछे रहेंगे भाई। अगर तेरे पास प्लस है तो मेरे पास भी प्लस है, अगर तू कैथोड पे जा सकता है तो मैं भी कैथोड पे जा सकता हूं। तो कोई ना कोई फैक्टर होगा जो इस दोनों में डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा। क्लियर हुआ बात? ठीक उसी तरह से देखो, ये Cl माइनस जाना चाहेगा एनोड पे, तो OH माइनस कहां पीछे रहने वाला है? बोलेगा अगर तेरे पास माइनस है, तू जाएगा एनोड पे, तो मैं भी जाऊंगा एनोड पे। अब कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए जो डिसाइड करेगा कि इस दोनों में से कौन जाएगा एनोड पे, और Na प्लस और H प्लस में से कौन जाएगा कैथोड। क्लियर हो गया बात? इसी चीज को समझने के लिए ये आपको लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां से सॉल्यूशन में 2 चीज है, NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, और दूसरा H2O है, ये टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस। अब यहां पर अगर हमसे कोई पूछे कि एट एनोड, तो एट एनोड जो होगा कौन कौन जाएगा? तो एनोड पे सॉरी H प्लस और OH माइनस हो गए यहाँ पे। एनोड पे कौन कौन जाना चाहेगा? तो एनोड पे जाना चाहेगा Cl माइनस या OH माइनस, Cl माइनस या OH माइनस। कैथोड पे कौन जाना चाहेगा? तो एट कैथोड जाना चाहेगा कौन? बोलो। Na प्लस नहीं तो H प्लस। कैथोड पे जाना चाहेगा Na प्लस नहीं तो H प्लस। क्लियर हो गया बात? अब इतना तो समझ में आ गया कि भाई यहां पे कंपटीशन तगड़ा है। चलो ठीक है, अब जरा ध्यान से समझने का कोशिश करो कि एनोड पर जाकर करना क्या है। तो एनोड पे जाकर करना है ऑक्सीडेशन। एनोड पे जाकर करना क्या है? ऑक्सीडेशन। और अगर हमारे पास 2 स्पेसीज है और दोनों एनोड पे जाना चाहता है, तो दोनों में से कौन जाएगा एनोड पे? तो जिसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। बात समझ रहे हो?
या उसी भाषा में कहते हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको सीधे एक लाइन में कहा जाता है कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था इसलिए ये चला गया। ठीक उसी तरह से कैथोड पे दो स्पेसीज जाने के लिए आपस में लड़ रहा कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम जाएंगे तो हम जाएंगे, तो उस दोनों में से कैथोड पर कौन जाएगा पहले? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा पहले जाकर रिडक्शन कर लेगा कैथोड को, वहां जाकर डिपोजिट हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो पहले जाकर ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन कर लेगा। बस यही बात ध्यान रखना है। तो अब देखो यहां पर अगर एनोड की बात करें तो Cl माइनस और OH माइनस है, तो देखो माइनस, ये तो सारा प्लस वाला सीरीज है, ये हमारे लिए क्या है? माइनस वाला सीरीज है। अब देखो ये जो होगा ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल का घटते हुए ऑर्डर है। ऊपर वाला रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर वाला रिडक्शन पोटेंशियल का कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब बताओ कि इसमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है? तो Cl माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और OH माइनस का ज्यादा है। तो Cl माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि वो पहले जाएगा एनोड पे और ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कंपेरिजन टू OH माइनस, यानी OH माइनस को जाने नहीं देगा। OH माइनस जब तक जाएगा तब तक कौन वहां पहुंच जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा? Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस के रिडक्शन पोटेंशियल OH माइनस से क्या है? कम है। क्लियर हुआ बात? तो यहां पे अगर हम आपसे पूछें कि एट एनोड कौन जाएगा, तो आपका Cl माइनस जाएगा। Cl माइनस से कहां चला जाएगा? Cl2 रिएक्शन तो पता ही है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl लेस देन है किससे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl लेस देन है किससे? Cl माइनस किससे? OH माइनस। या इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? Cl माइनस का कम है, किससे? OH माइनस के तुलना में। ठीक उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि एट कैथोड, तो कैथोड पर अब कौन जाएगा ये सोचो। तो कैथोड पर जाने वाला या तो Na प्लस है, नहीं तो क्या है? H प्लस। तो देखो ये जो ऑर्डर है, ये जो होगा, ये ऑर्डर जो होगा एक्चुअल में, ये थोड़ा सा हमको उल्टा करके लिख देना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उल्टा करके लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? रिडक्शन पोटेंशियल का। अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा था कि दो स्पेसीज में रिडक्शन पहले किसका होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो दो है, देखो एक है Na प्लस, दूसरा H प्लस। अब ढूंढो, Na प्लस यहां पे है और H प्लस किधर गया? Na प्लस Mg2 प्लस, हाँ देखो H प्लस यहां है, ये है H प्लस और ये है Na प्लस। तो Na प्लस से बहुत ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का। इसका मतलब सीधी सी बात है कि कैथोड पर वही जाएगा जिसका रिडक्शन पहले होगा, और पहले रिडक्शन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो कौन मिला? H। तो एट कैथोड H प्लस से कहां जाएगा? H2 पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेप्ट कर लेगा। H प्लस से कहां जाएगा? H2 पे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हमसे कोई कहे कि क्यों ऐसा हुआ, तो बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो H प्लस का ज्यादा है, किससे? Na प्लस से।
या दूसरे भाषा में इसी को कहा जाता है बच्चों, दूसरे भाषा में इसी को कहा जाता है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का कम है किससे, Na प्लस से। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब कि कितना हम एनर्जी दे रहे हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब डिपोजिट होने के लिए कितना एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जो 10 जूल एनर्जी देने में कंप्लीट हो जाता है और कोई रिएक्शन है जिसको 20 जूल एनर्जी देने में कंप्लीट होता है, तो बताओ दोनों में से कौन सा फास्ट रिएक्शन होगा, 10 जूल वाला। जिसको कम एनर्जी चाहिए कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन, वो पहले कंप्लीट होगा। जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, वो लेट से होगा। तो यहां भी वही कहानी है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का सिंपल सा मीनिंग है कि कितना एनर्जी दिए रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। क्लियर हो गया बात ये। तो यहां पर दोनों में से पहले कौन कंप्लीट हो रहा है, H प्लस। तो H प्लस कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। ठीक उसी तरह से यहां भी कहानी था कि इस दोनों में से Na प्लस और Cl माइनस में से कौन, सॉरी यहां पर Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जाकर डिपोजिट हुआ है नोड पे, तो आपने कहा कि Cl माइनस। इसका मतलब Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है किससे, OH माइनस से। क्लियर हो गया, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता आपको और बेहतर तरीके से हम आपको सिखाते हैं। एक और एग्जांपल, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, ओहो अब लेक्चर लंबा हो रहा है। तो लेक्चर तो थोड़ा लंबा होगा ही, आपको सीखना अच्छे से, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको कराने होंगे, ये मजबूरी है मेरा। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मान लेते यहां पर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ aqueous CuSO4 solution using platinum electrode। अगर नहीं भी कहता, सिर्फ कहता कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ aqueous CuSO4 solution, आगे वाला वर्ड मेंशन नहीं करता, तो भी हम क्या लेकर चलते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया बात। अब जब aqueous CuSO4 कहा है तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे ना। जब aqueous CuSO4 कहा तो एक तो CuSO4 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, वाटर। लेकिन अगर सिर्फ कहता मोल्टन CuSO4 तो वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, एक्वस जब भी कह रहेगा तो उसके साथ वाटर भी रहेगा। तो अब इसको तोड़ो, तो CuSO4 अगर टूटेगा तो Cu2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस देगा, और वाटर यदि टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस प्लस OH माइनस देगा। अब देखो ये दोनों जो होंगे एट एनोड, तो एनोड पे याद करो कि एनोड पर कौन जाना चाहता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उस पर निगेटिव बोला जाना चाहेगा। तो एट एनोड SO4 2 माइनस जाना चाहेगा या OH माइनस जाना चाहेगा। और ठीक उसी तरीके से अगर पूछें कि एट कैथोड, कैथोड कौन जाना चाहेगा, तो कहानी साफ है कि कैथोड पर या तो Cu2 प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा। यानी कि इस बार भी कंपटीशन है कैथोड पे भी और एनोड पे भी। अब जरा सोचो कि एनोड पे कौन जाएगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। क्लियर। तो आप ढूंढो कि इस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका लो है, SO4 2 माइनस का है कि OH माइनस का है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो देखो ये है OH माइनस और ये है SO4 2 माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि SO4 2 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू OH माइनस। SO4 2 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किससे, OH माइनस से। इसका मतलब OH माइनस का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। तो एट एनोड OH माइनस से ये कहां जाएगा, ये जाएगा H2O प्लस O2 जाएगा। आगे देखते हैं रिएक्शन बैलेंस वगैरह करने के लिए। क्यों ऐसा, बिकॉज यहां पर सीधे लिखो कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका, OH माइनस का कम है किससे, बोलो
SO42 माइनस से, या इसी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, तो OH माइनस का कम है, किससे, SO42 माइनस से। दूसरा एट कैथोड, अब कैथोड पर जाने के लिए दो व्यक्ति के अंदर फाइट हो रहा है कि मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, कौन कौन है वो दोनों, जल्दी से देखो। तो कैथोड पर जाने के लिए Cu+2 और H+ में लड़ाई हो रहा है। अब दोनों में जीतेगा कौन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। देखो एनोड पे कौन जीतेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, तो उसको जाकर ऑक्सीडेशन करा दो। कैथोड पर कौन जीतेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, उसका जाकर रिडक्शन करा दो। तो देखो कैथोड पर जाने के लिए दोनों में लड़ाई चल रहा है। अब इस दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो देखो Cu+2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू H+। H+ से ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल किसका, Cu+2 का। तो कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा वो जीत जाएगा। तो कैथोड पर कौन जाएगा, Cu2+ से Cu कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहां पर लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन। पूछा ऐसा क्यों भाई, तो कारण साफ है, रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ इज मोर देन H+, या इसी को कहा जा सकता है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल Cu2+ लेस देन H+। अब देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल दोनों जगह एक ही जैसा लिख रहे हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो एनोड पर जाएगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही जाएगा, या कैथोड के लिए भी सेम चीज कि कैथोड पर भी जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाएगा। तो तुम डिस्चार्ज पोटेंशियल को लेकर मत बढ़ो, डिस्चार्ज पोटेंशियल बाद में लिख देना एक लाइन कि दोनों में, जैसे एनोड पर दो चीज है, दोनों में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पर चला जाएगा। कैथोड पर कौन जाएगा, तो दोनों में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वही जाएगा। तुम जो डिसाइड करना है कि कौन जाएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल से डिसाइड करो। एनोड पर कौन जाएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है दोनों में वो जीत जाएगा। कैथोड पर कौन जाएगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो दोनों में जीत जाएगा और वहां जाकर प्रोडक्ट बना लेगा। चलो पहले इतना नोट करो जल्दी से। चलो हो गया, हाँ रिएक्शन कोई गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है। इसको बैलेंस करना बाकी है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी से देखो, तो वो माइनस से कहां गया 0, एक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात और, ये रिएक्शन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। जब भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, जब भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये रिएक्शन याद रखना कि OH माइनस से क्या बनाएगा, H2O+O2, ये बैलेंसिंग होगा। यहां पर क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें, अच्छा यहां पर अगर हम पूछे कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं किसका, वाटर का, सिर्फ मान लो कि सॉल्यूशन के अंदर, यहां पर देखो मान लो सॉल्यूशन के अंदर जो होगा सिर्फ दो ही चीज है, OH माइनस और H+। तो OH माइनस जो होगा वो कहां चला जाएगा, एनोड पे, और H+ कहां चला जाएगा, कैथोड पे। तो OH माइनस जो एनोड पे जाएगा उसका क्या रिएक्शन होगा, आपसे पूछ सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं वाटर का तो एनोड पर क्या बनेगा। तो एनोड का प्रोडक्ट यहां पर क्या लिखेगा, तो यहां पर एनोड का प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इसमें से पूछें कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस CuSO4 एट एनोड, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एट कैथोड, तो आंसर क्या होगा, कॉपर। लिख लेना इसको नीचे अपने कॉपी में, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कैथोड इज कॉपर। क्लियर हो गया। या अगर हमसे मान लेते हैं, सिर्फ पूछता कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर, तो वाटर के लिए एनोड पर क्या हो जाएगा, अगर वाटर रहेगा तो एनोड पे यही जाएगा OH माइनस यानी कि ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन जाएगा, H+ यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। एक बात और यहां से पूछ सकता है कि अगर हमें 1 मोल ऑक्सीजन डिपोजिट करना है एनोड पे, तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। अगर 1 मोल, देखो कितना मोल है ये, 1 मोल ऑक्सीजन अगर चाहिए हमें एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो कितना मोल लगेगा, 4 मोल। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं यहां से।
अच्छा, यहां पे अगर हम आपसे नेट रिएक्शन पूछें तो क्या होगा? नेट रिएक्शन एनोड प्लस कैथोड। तो एनोड पर देखो क्या हो रहा है, तो नेट रिएक्शन के लिए एनोड के लिए 4OH माइनस से जा रहे हैं 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हो रहा है? तो कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और प्लस Cu2 प्लस से कहां जा रहे हैं? Cu पे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल है? नहीं। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। इसमें किससे? 1 से। अब इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 4OH माइनस प्लस 2Cu2 प्लस इधर हो जाएगा 2H2O प्लस O2 प्लस 2Cu। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नेट रिएक्शन होगा। और किसी का भी इसी तरीके से निकालना है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन प्लस रिडक्शन का रिएक्शन, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके क्या करना है? ऐड करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े यहां से, और आपको एक डिफरेंस आपको समझाना चाहते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए उसको लेते हैं, क्या पॉइंट है। चलिए जल्दी से देखिए। अब यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl कॉन्क। कॉन्क का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसका हम लोग कर चुके हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं पहले। लेकिन यहीं पे अगर हम आपसे कहें कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl डाइल्यूटेड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो इसका क्या ये तीनों क्वेश्चन सेम है? तो देखो, ये पहला दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये जो होगा डिफरेंट होगा। तो ये हम दोनों कर चुके हैं, जो आप पीछे देख सकते हैं। ये जो आपका नीचे जो हम लिखे हैं उसको बताने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? आप जो कॉपी में लिख चुके हैं पहले, आप उसको देखकर वहां से कंपेयर कर लीजिएगा। तो इस बार हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl लेकिन डाइल्यूटेड। जब तक यहां पे डाइल्यूटेड नहीं लिखेगा तब तक हम सिर्फ मान के चलेंगे क्या है? एक्वस है, नहीं तो कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन जब डाइल्यूटेड लिख देगा क्वेश्चन बदल जाएगा। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब कैसे बदलेगा जल्दी से देखो। तो जब हम NaCl कह रहे हैं तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, और एक्वस होगा वाटर है तो H प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो जब हम डाइल्यूटेड कहते हैं तो जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो बदल जाता है। उसका बहुत सारा कारण होता है। उसका कारण होता है पैरामैग्नेटिक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। और इन सभी फोर्स को मिलाकर एक वर्ड में कहा जाता है, इस सभी फोर्स को मिलाकर एक वर्ड में कहा जाता है ओवर पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? ओवर पोटेंशियल। यानी ऑक्सीजन को जितना पोटेंशियल मिलता है रिएक्शन से, उससे प्रोडक्ट बनाना एनफ नहीं है, थोड़ा सा उसको बाहर से पोटेंशियल और अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। तो जब डाइल्यूटेड नहीं है, यानी कि कॉन्क NaCl है या सिर्फ एक्वस NaCl है, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, रिडक्शन पोटेंशियल को देखकर लिख देना है, ठीक है। लेकिन जब आपका डाइल्यूटेड आ जाएगा तो थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहां पे ये दोनों कहां जाना चाहेगा? तो ये दोनों जाना चाहेगा कैथोड पे, और ये दोनों कहां जाना चाहेगा? एनोड पे। तो चलो एट एनोड पहले सोचते हैं। एट एनोड। अब एट एनोड अगर हम देखें तो Cl माइनस और OH माइनस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है? तो Cl माइनस यहां है, OH माइनस यहां है। तो रिडक्शन पोटेंशियल यहां से लिखो पहले, रिडक्शन पोटेंशियल OH माइनस और Cl माइनस में ध्यान यहां रखना बेटा,
ठीक है ना, सो मत जाना, नींद में मत जाना। रिडक्शन पोटेंशियल OH माइनस और Cl माइनस में किसका ज्यादा कम है? तो देखो ये घटते हुए क्रम है रिडक्शन पोटेंशियल का और ये बढ़ते हुए क्रम है रिडक्शन पोटेंशियल। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे OH माइनस का ज्यादा है, किससे? Cl माइनस से। अब नियम ये कहता है कि एनोड पर बाजी O मारता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, कैथोड पे बाजी O मारता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो नियम के अनुसार अगर परंपराओं को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट या अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज Cl minus should be goes at एनोड। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें, रिडक्शन पोटेंशियल को देखें तो Cl माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है OH माइनस से, यानी कि Cl माइनस जाना चाहिए एनोड पे, लेकिन बट इन केस ऑफ diluted solution due to over potential at anode OH minus should deposited। ओवर पोटेंशियल के कारण कौन जाता है? OH माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि एट एनोड, अब आप समझ चुके हैं कि OH माइनस ये कहां जाएगा, और OH माइनस जाएगा एनोड पे तो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन बताए थे O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर किससे? 2 से, यहाँ पे 2 से नहीं, यहाँ पे 2 से, ये एनोड हो गया। और कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड में कोई टेंशन नहीं है, कैथोड पे Na प्लस और H प्लस, कैथोड पर बाजी वो मारेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, और देखो Na प्लस से बहुत ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस, इसलिए कैथोड पर कौन जाएगा? H प्लस। कैथोड के लिए इशू नहीं है, इशू सिर्फ एनोड के लिए। तो H प्लस से कहां चला जाएगा? H2, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और ये कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारे लिए हो गया किसके लिए? कैथोड के लिए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे लिए क्या है? किधर गया? एनोड पे कौन था? हाँ, ये इक्वेशन नंबर क्या था? फर्स्ट। अब इस दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर करके क्या कर दो? ऐड कर दो, जो आएगा वही क्या होगा? नेट रिएक्शन होगा। अच्छा एक बात बताओ और, कि इस सॉल्यूशन में अगर इस दोनों को मिलाएं तो क्या होगा? पीएच का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? इस सॉल्यूशन में पीएच का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी से तय करो तो। हाँ, इस सॉल्यूशन में देखो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, इसके बारे में सोचो। तब तक नेट रिएक्शन हम यहां पे लिखते हैं। चलो, तो एट एनोड पे क्या हुआ? तो एनोड वाला रिएक्शन देखो बेटा, यहीं पे हम यहीं पे कहीं गए नहीं है, इधर उधर नहीं। एनोड पे क्या है? तो एनोड पे देखो 4OH माइनस से कहां जा रहा है? O2 प्लस 2H2O प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या है? जल्दी से देखो, तो कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया है प्लस 2H प्लस से H2। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वल नहीं है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करो? 1 से। इसमें किससे? 2 से। दोनों को ऐड करने का काम करो, ये हो जाएगा 4OH माइनस प्लस और 4H प्लस, इधर जो होगा O2 प्लस 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2, ना O2 प्लस 2H2 और प्लस 4H2। ये हो गया तुम्हारे लिए नेट रिएक्शन। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? नेट रिएक्शन। अच्छा, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ एनोड, अगर हम पूछें कि एनोड पर आपको क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ एनोड क्या हो गया? ऑक्सीजन।
और प्रोडक्ट ऑफ कैथोड अगर हम आपसे पूछें तो प्रोडक्ट ऑफ कैथोड, कैथोड पर क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन यहां पर ये है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो कि क्या इसका पीएच बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा तो पीएच बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? तो ध्यान से देखो, 4 मोल OH माइनस यूज हो रहा है तो 4 मोल H प्लस भी यूज हो रहा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि पीएच यहां पे कांस्टेंट रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पीएच यहां पर क्या रहने वाला है बच्चों? कांस्टेंट। तो पीएच यहां पर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। यहां पे पीएच चेंज नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। क्यों? क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का खर्च हो रहा है, तो इक्वल खर्च हो रहा है, इक्वल रेशियो में H प्लस और OH माइनस, तो पीएच का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसा मान लेते हैं कोई रिएक्शन लिखता, ऐसा कोई रिएक्शन लिखता जिसमें सिर्फ OH माइनस आता और H प्लस नहीं आता, यानी कि OH माइनस खर्च होता और H प्लस खर्च नहीं होता। तो OH माइनस खर्च होता है, यानी कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, और सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है मतलब पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा। ठीक है, ठीक इसके उल्टा ऐसा होता कि सॉल्यूशन में सिर्फ H प्लस खर्च होता है, जैसे इस रिएक्शन में सिर्फ कौन आता? H प्लस। तो H प्लस आता मतलब सिर्फ H प्लस खर्च हो रहा है, और सिर्फ H प्लस खर्च हो रहा है यानी कि सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, यानी कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है। और अगर दोनों बराबर खर्च हो रहा है तो पीएच का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।